हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा क्लासेस बाय सेंसर में। और आज फिर आपका जो टॉपिक चल रहा है केमिकल काइनेटिक्स का, उसको आगे बढ़ाते हुए, ठीक है। ये आपका देखिए, इसमें हम लोग पढ़ रहे थे औसत दर, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को देख रहे थे हम लोग, ठीक है। आज हम लोग उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे कल वाले टॉपिक में, ठीक है। आपने क्या देखा था, जो आपकी औसत दर है अभिक्रिया का रासायनिक अभिक्रिया की जो औसत दर है, औसत दर के लिए आपने बताया कि औसत दर को RAV से शो करेंगे, किससे, RAV से, और उसके लिए माइनस डेल्टा R अपान डेल्टा T आपने यूज किया था, ठीक है दोस्तों। आइए अब इसी को थोड़ा सा हम लोग समझते हैं ग्राफ से, ठीक है, किस प्रकार से ये आपका माइनस डेल्टा R अपान डेल्टा T है, ठीक है। और साथ ही साथ हम लोग ये अभिकारक के लिए देखा और उत्पाद के लिए भी देखेंगे हम लोग। उत्पाद के लिए जो है, जो औसत दर है हम लोग की, ठीक है, RAV, किसके लिए, उत्पाद के लिए क्या होगी, उसको भी हम लोग देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम लोग क्या है ग्राफ में। देखो दोस्तों, ये ग्राफ में आपका जो एक एक्सिस है नीचे वाला, उसमें क्या है, समय को दिखाया गया है, और जो ये वाला एक्सिस है उस पर क्या है, अभिकारक की सांद्रता को दिखाया जाएगा, ठीक है। स्टार्टिंग में ध्यान देंगे आप तो आपको दिखाई देगा यहाँ पे, स्टार्टिंग में अभिकारक की सांद्रता अधिक थी, यहाँ पे थी, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे क्या है, समय आपका बीत रहा है, उसकी सांद्रता क्या हो रही है, कम होती चली जा रही है, ठीक है। यानी कि अभिक्रिया का जब स्टार्टिंग हो जाता है तो उसके बाद अभिकारक सांद्रता क्या होती है, कम होती जाती है समय के साथ साथ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग, अगर किसी समय देखा जाए T1 पे, किसी समय T1 पे देखा गया तो अभिकारक की सांद्रता क्या थी, R1 थी, और किसी समय T2 पे देखा गया तो अभिकारक सांद्रता क्या थी, R2 थी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये आपने मिलाया यहाँ पे, तो ये जो चीज़, ये जो लाइन दिख रही है यहाँ से यहाँ तक का जो बिंदु दिख रहा है हम लोग का, ठीक है, ये क्या हो गया, अभिकारक की सांद्रता में क्या हो रही है, कमी हो रही है, क्योंकि नीचे आ रहा है हम लोग, ठीक है। तो R1 अधिक है, R2 क्या है, कम है, यानी कि आपका यहाँ पे R1 इज लेस दैन R2, ठीक है, R1 इज लेस दैन R2, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम लोग डिफरेंस निकालें कि कितना सांद्रण कम हुआ, तो क्या हो जाएगा, R1 माइनस R2, तो R1 क्या है, कम है, R2 अधिक है, ठीक है। तो इसलिए अगर हम छोटे में से बड़ा घटाएंगे कैसा आएगा, माइनस में ही आएगा, तो माइनस डेल्टा R, क्योंकि कमी हो रही है, तो माइनस डेल्टा क्या हो गया, R। तो ये तो हो गया आपका सांद्रण परिवर्तन, ये क्या हो गया, सांद्रण परिवर्तन हो गया, ठीक है। अभी अगर समय की बात करें तो आपका यहाँ पे समय T1 है, फिर क्या ये T2 है आपका, ठीक है। तो T1 अब कितना समय अंतराल आया हम लोग का, समय अंतराल की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका T2 माइनस T1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा T, T2 माइनस T1 इक्वल टू डेल्टा T हो गया, ये समय अंतराल की बात हो गई। तो अब यहाँ से अगर हम लोग औसत निकाल लें, इसका क्या निकालें, औसत दर निकालेंगे RAV, तो क्या हो गया यहाँ से हम लोग का माइनस डेल्टा R अपान डेल्टा T हो गया। तो आपका यहाँ पे क्या निकल गया, रासायनिक अभिक्रिया की औसत दर क्या होगी, ठीक है, निगेटिव में आएगी, क्योंकि अभिकारक की सांद्रता क्या हो रही है, कम हो रही है, ठीक है। यहाँ पे आप कह सकते हो कि माइनस चिन्ह जो है, माइनस चिन्ह का अर्थ है कि आपका अभिकारक की सांद्रता कम हो रही है, अभिकारक की सांद्रता क्या हो रही है, कम हो रही है, घट रही है दोस्तों, ठीक है। इससे क्या लगाया गया, माइनस लगाया गया। आइए उत्पाद को देखते हम लोग, तो यहाँ पे उत्पाद में क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे ये जो ग्राफ है, इसमें भी वही आपका एक एक्सिस पे आपने समय को दिखाया हुआ है, और दूसरे एक्सिस पे क्या है, आपका जो उत्पाद की सांद्रता है उसको दिखा रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए, स्टार्टिंग में उत्पाद क्या था, 0, जैसे आपका ये रिएक्टेंट था, ये आपका इससे प्रोडक्ट बन रहा है। तो स्टार्टिंग में जब T इक्वल टू 0 रहा होगा, तो इसके R में जो सांद्रण था वो R ही रहा होगा, P की कोई भी मात्रा फॉर्म नहीं हुई होगी, ठीक है। तो उस समय P का वैल्यू क्या था, 0 था, ठीक है, कुछ भी नहीं बना हुआ था। लेकिन जैसे ही कुछ समय बाद हम लोगों ने देखा तो R में से कुछ मात्रा क्या हो गई होगी, कम हो गई होगी, और कुछ मात्रा क्या है, P की बन गई होगी। ऐसे ही कुछ समय बाद और देखेंगे हम लोग, तो R में से क्या है, कुछ और मात्रा आपका x1 प्लस x2 कुछ और कम हो गई होगी, ठीक है। और यहाँ पे आपका क्या है, x1 प्लस x2 मात्रा क्या इसकी और बन गई होगी। तो ये मात्रा क्या हो रही है, P की बढ़ती जा रही है। P का जो प्रोडक्ट का जो सांद्रण है वो क्या हो रहा है, अभिक्रिया में धीमे धीमे बढ़ रहा है समय के साथ। तो ये ग्राफ देखिए, क्या है इसका ग्राफ, धीमे धीमे क्या ऊंचा उठ रहा है ना।
तो ये आपका T1 समय पे यहाँ पे उसका सांद्रण क्या था, P1 था, और T2 समय में सांद्रण क्या हो गया, P2 हो गया दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, तो आपका इसमें सांद्रता क्या हो रही है, धीमे धीमे बढ़ रही है। यहाँ पे जब सांद्रता बढ़ेगी दोस्तों यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा हम लोग का, इसमें जो आपका जो परिवर्तन निकालेंगे, सांद्रण में परिवर्तन निकालेंगे, तो यहाँ पे सांद्रण में परिवर्तन क्या हो जाएगा, सांद्रण में परिवर्तन क्या आएगा, सांद्रण में परिवर्तन डेल्टा P इक्वल टू क्या हो जाएगा, P2 माइनस P1। तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे, डेल्टा P मिलेगा, डेल्टा P। आज समय की बात कर लें, समय अंतराल की, समय अंतराल कितना हो जाएगा, समय अंतराल क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1 इक्वल टू डेल्टा T। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों वैल्यू क्या रही है, प्लस आ रही है, तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे सिंपल सा कि अगर हम लोग किसी उत्पाद के लिए लिखेंगे तो आर ए भी क्या होगा, आर ए भी इक्वल टू डेल्टा P अपान डेल्टा T। ठीक है, ये आपका औसत दर हो गया किसके लिए, उत्पाद के लिए। किसी अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद की जो औसत दर है उसको ग्राफ से दिखा सकते हैं, और उसी ग्राफ से क्या इसका फार्मूला भी यहाँ पे निकाल सकते हैं। ठीक है, डेल्टा T हो गया, ये डेल्टा P हो गया, ये जो उसका स्लोप है वो स्लोप क्या है, अभिक्रिया की दर को दिखा रहा है। यहाँ पर क्या है, ये आपका डेल्टा T समय अंतराल हो गया, ये आपका सांद्रण में परिवर्तन को दिखा रहा है, और ये जो आपका स्लोप है इसका ग्राफ का, वो स्लोप किसको दिखा रहा है, अभिक्रिया के दर को दिखा रहा है, औसत दर को दिखा रहा है दोस्तों। ठीक है, आइए इसको थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे आप समझने वाली जो मेन इंपॉर्टेंट बात थी कि अभिकारक की सांद्रता क्या होती है, कम होती है, उस कमी को दिखाने के लिए इसके दर में क्या है, माइनस चिन्ह लगा देते हैं हम लोग। ठीक है, और उत्पाद की सांद्रता में क्या होती है, वृद्धि होती है, इसलिए यहाँ पे क्या लगाते हैं, प्लस लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सांद्रता वृद्धि, इसमें क्या हो रही है, सांद्रता वृद्धि हो रही है, सांद्रता में वृद्धि हो रही है, वृद्धि है ना। यहाँ पे क्या हो रही है, सांद्रता में कमी हो रही है, सांद्रता में कमी हो रही है। ठीक है ना, सांद्रता में कमी और वृद्धि से समझ याद रखेंगे क्यों माइनस लगा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, अब दोस्तों थोड़ा सा आगे बात करते हैं हम लोग कि किसी अभिक्रिया के लिए औसत दर लिखने का जो तरीका है, मेथड है, वो मेथड क्या है दोस्तों। ठीक है, तो ये तो आपने सिंपल लिखा, अगर कोई अभिक्रिया दे दे हम लोग को, तो उस अभिक्रिया के लिए क्या, यहाँ पे तो सिंपल अभिक्रिया थी, आपका R से P बन रहा था, सीधे सीधे R से P बन रहा है, तो इस अभिक्रिया के लिए हो गया। लेकिन अगर कोई अभिक्रिया जब होती है हम लोग की, तो अभिक्रिया को हम लोग दो तरीके से लिख सकते हैं। अभिक्रिया क्या है, दो तरीके से हो सकती है। ठीक है, दो प्रकार की अभिक्रियाएं हो सकती हैं। एक तो जैसे आपका जो रासायनिक अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया में क्या है, अभिकारकों, ध्यान दीजिएगा इस पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, अभिकारकों एवं उत्पादों के रस समीकरण मितीय गुणांक क्या हो, समान हो, रस समीकरण मितीय गुणांक क्या हो, समान हो। एक तो ऐसी अभिक्रिया हो सकती है, और दूसरी अभिक्रिया क्या हो सकती है दोस्तों, जो दूसरी अभिक्रिया है आपका, जो आपके अभिकारक रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों एवं उत्पादों के रस समीकरण मितीय गुणांक, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है ना, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या हो, असमान हो, बराबर न हो, असमान हो। ठीक है, तो ये दो प्रकार का रिएक्शन हम लोग का हो सकता है। जैसे यहाँ पे बात करें हम लोग, तो आपका CO और Cl2 को जोड़ दीजिए। ठीक है, CO प्लस Cl2 किया आपने, तो बन गया क्या, COCl2। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग, यहाँ पे सिंपल दिखाई दे रहा है ना कि आपका CO का भी एक ही मोल है, Cl2 का भी क्या है, एक ही मोल, इसका स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक क्या है, एक है, और Cl2 का भी क्या है, यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक क्या है, एक ही है। ठीक है ना, कितने मोल उसके उसमें भाग ले रहे हैं दोस्तों, वही क्या है, उसका स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक हो गया दोस्तों। ठीक है, अभी क्या है, अभी जो रासायनिक अभिक्रिया है उसमें अभिकारक उत्पादों के आपके गुणांक, जो रस समीकरण गुणांक है, समान नहीं है। जैसे मान लो कि N2 प्लस 3H2 एरो मार्क क्या हो गया, 2NH3। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे इस अभिकारक का आपका रस समीकरण मितीय गुणांक क्या है, एक है, इसका कितना है, 3 है। ठीक है, इसका कितना है, यहाँ पे 2 है। ठीक ना, तो क्या यहाँ पे ये समान है,
बिल्कुल नहीं, तीनों क्या है, अलग अलग है। अभिकारकों और उत्पादों के रस समीकरण मिति गुणांक क्या है, अलग अलग है। तो दोस्तों अब हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से इनका समीकरण को हम लोग बनाएंगे, कैसे इनको लिखेंगे। ठीक है, तो इसमें आप सबसे पहले पॉइंट को लेकर चले हम लोग। पहले जो फर्स्ट पॉइंट है उसके लिए बात करें हम लोग, तो फर्स्ट पॉइंट में क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों उत्पादों के रस समीकरण मिति गुणांक क्या है, समान है। जैसे यहाँ पे देखें, यहाँ पे a प्लस बी एरो बार क्या है c प्लस डी ये बन रहा है। तो इसमें इसका गुणांक भी क्या है, एक है। ठीक है, इसका भी क्या है, एक है। इसका भी क्या है, एक है। इसका भी क्या है, एक है। ठीक है, सपोज दैट कि यहाँ पे 2 है, यहाँ भी क्या है 2 और 2 है ना, 2 हो गया, नो प्रॉब्लम। तो अगर इनके आपके रस समीकरण मिति गुणांक क्या है, बराबर है, इनके अगर रस समीकरण मिति क्या है, गुणांक बराबर है, तो इस अभिक्रिया का जो औसत वेग होगा, अभिक्रिया का औसत वेग जो होगा, अभिक्रिया का औसत वेग क्या होगा, इन अभिकारकों के, है ना, अभिकारकों के जो दर विघटन दर है, ठीक ना, उसके बराबर होगा। यानी कि कह सकते हैं हम लोग कि माइनस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू माइनस डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू, देखो दोस्तों ये अभिकारक है तो क्या है, इनके आगे माइनस लगा हुआ है। ये आपके उत्पाद है तो ये प्लस में रहेंगे, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू डेल्टा डी, है ना, अपॉन डेल्टा टी। ये जो बड़े कोष्टक में हम लोग लिख रहे हैं, ए चाहे आपका बी हो गया या फिर सी हो गया या फिर क्या हो गया, डी हो गया, तो बड़ा जो कोष्टक है ये क्या दिखाता है, सक्रिय द्रव्यमान को। 11th में पढ़ा है आप लोगों ने, सक्रिय द्रव्यमान को दिखाता है ये। ठीक है, सक्रिय द्रव्यमान का मतलब क्या हो गया कि ये आपका जो द्रव्यमान आपके अभिक्रिया में सक्रिय है ना, द्रव्यमान का वह मात्रा जो क्या है अभिक्रिया में सक्रिय है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, सक्रिय द्रव्यमान बोलते हैं। ये एक आंकिक मान है दोस्तों, ये क्या है, एक आंकिक मान होता है। ठीक है, आंकिक मान होता है, पदार्थ की मात्रा नहीं होती है। ठीक है, ये पदार्थ की मात्रा को शो करता है। ठीक है, तो इसमें जैसे अब यहाँ पे हमने एक कह दिया तो इसका मतलब क्या है, एक की कितनी मात्रा है, एक का कितनी मात्रा है, इसमें क्या है, सक्रिय है। ठीक है, उसी मात्रा का आंकिक मान क्या है यहाँ पे हम लोग पुट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका क्या दिखा रहा है, सक्रिय द्रव्यमानों को दिखा रहा है, उनकी सांद्रताओं को शो कर रहा है। ठीक है, जो बड़ा कोष्टक है। तो यहाँ पे आपका सिंपल ये तो आपका हो गया ऐसे। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि सबका क्या है, बराबर है। ठीक है, आप चाहते हैं तो कहोगे सर इसमें 2 कहाँ गायब हो गया, तो हम लोग अगर एक एक मोल का निकाल रहे हैं अगर, तो 1/2 इसका हो जाएगा, तो 1/2 इसका भी होगा, 1/2 इसका भी होगा, 1/2 सबका बराबर है ना, इसलिए क्या 1/2, तो 2 कट सकता है आपस में सबसे मिला करके, इसलिए 2 लिखने की हम लोग की जरूरत यहाँ पे नहीं है। 2 लिखे या न लिखे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो ये आपका अगर आपका जब सिंपल सा अगर रस समीकरण मिति गुणांक क्या हो, बराबर हो, तो उनका जो अभिकारकों का जो वेग होगा, औसत वेग होगा, वह उत्पादों के औसत वेग के बराबर होगा। ठीक है, तो औसत वेग आपका निकाल सकते हैं। जैसे अभी ऊपर एक रिएक्शन और लिखा है आपने, उसका भी देख लीजिए। यहाँ पे क्या है, सिंपल सा CO प्लस Cl2 एरो मार्क क्या है, COCl2। अगर इस औसत वेग लिखें, इसका औसत वेग या दर लिखना हम लोग को है RAV से दिखाएंगे, तो क्या हो जाएगा, अभिकारकों का औसत वेग, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्टिव मास ऑफ CO अपॉन डेल्टा T। लेकिन अभिकारक है तो क्या होगा, माइनस में होगा, क्योंकि इसका सांद्रण क्या हो रहा है, कम हो रहा है, इक्वल टू माइनस यहाँ से Cl2 का। तो अब यहाँ पे मत सोचिए कि यहाँ पे 2 लगा हुआ तो 2 मोल इसके हो गए, नहीं, इसका रस समीकरण मिति गुणांक, इसके सामने कितना गुणा में लगा हुआ है अंक, वही होता है रस समीकरण मिति गुणांक। तो यहाँ भी क्या एक ही है, तो डेल्टा एक्टिव मास ऑफ Cl2 अपन क्या हो जाएगा, डेल्टा T इक्वल टू, अभी क्या हो गया यहाँ पे, अभी आपका क्या आ गया, ये प्रोडक्ट है, उत्पाद है, तो आपका डेल्टा एक्टिव मास ऑफ COCl2 अपन क्या हो जाएगा, डेल्टा T। तो देख रहे हैं अभिक्रिया का जो औसत वेग है वो अभिकारकों के, है ना, औसत वेगों के बराबर है, और साथ ही साथ उत्पाद के भी बराबर है। कब, जब यहाँ पे रस समीकरण मिति गुणांक समान है, तब रस समीकरण मितीय गुणांक क्या है, समान है, समान है। ठीक है, उस स्थिति में आप कह सकते हो कि अभिक्रिया का औसत वेग, ठीक है,
अभिकारकों एवं उत्पादों के औसत वेग या दर के बराबर होता है। ध्यान देना क्या इसमें है, ध्यान देना है कि अभिकारक का जो वेग है, ठीक है, कैसा होता है, निगेटिव। किसके लिए, अभिकारक का औसत वेग, अभिकारक का औसत वेग कैसा होता है, निगेटिव होता है, निगेटिव। और उत्पाद का औसत वेग क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये तो हो गया आप किसके लिए, जब रस समीकरण में ग्रह गुणांक समान है उसके लिए। अगर रस समीकरण में गुणांक समान नहीं है तब क्या होगा, कैसे लिखेंगे उसका, ठीक है। तो आइए हम लोग रस समीकरण में गुणांक को पहले बराबर करेंगे, ठीक है, या फिर उसके मोलों का जो सांद्रण परिवर्तन हो रहा है उसको बराबर कर लेंगे, तभी हम लोग का निकल जाएगा। आइए सबसे पहले इक्वेशन लिखते हैं, तब समझ में आएगा हम लोग को। देखिए दोस्तों, एक रिएक्शन लिखा जाए, सपोज दैट क्या है, N1A प्लस N2B, एरो मार्क क्या है, मान लो कि M1C प्लस M2D, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, N1 N2 बराबर नहीं है, M1 M2 क्या है, N1 M1 के बराबर, मतलब ये आपस में इक्वल नहीं है, कोई भी आपस में इक्वल नहीं है, ठीक है। यानी कर सकते हो कि N1 नॉट इक्वल टू N2 नॉट इक्वल टू M1 नॉट इक्वल टू M2, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, बराबर नहीं है। तो उस स्थिति में हम लोग इनका जब निकालने जाएंगे तो इनका जो दर समीकरण होगा, ठीक है, उसको लिखने के लिए क्या करना होगा हम लोग को, सबसे पहले इनकी जो है प्रति मोल दर निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, प्रति मोल दर निकालेंगे, प्रति मोल दर निकालेंगे। प्रति मोल दर का मतलब क्या हो गया, एक मोल के लिए, किसके लिए, एक मोल के लिए क्या निकालेंगे, दर समीकरण बनाएंगे, दर समीकरण लिखेंगे, ठीक है। जैसे मान लो कि इस अगर हम लोग का आर एवरेज है, यहाँ पे औसत वेग लिखना है, तो इसका लिखना होता हम लोग का, तो क्या होता आपका सिंपल सा डेल्टा N1 है ना, N1 एक्टिव मास ऑफ A, ठीक है, यानी कि n मोलों के लिए हो गया ये, ठीक है। अगर इस N1 में क्या करें, N1 अपान क्या हो गया, डेल्टा T हो गया। अगर एक मोल के लिए लिखना होगा, एक मोल के लिए तो क्या करें, इसको हम लोग एक मोल करना है इसको, तो सिंपल सा डेल्टा N1 एक्टिव मास ऑफ A अपान डेल्टा T है, और इसमें N1 से डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा, ये कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एक मोल के लिए निकल जाएगा, ठीक है। यानी कि जो उसका वेग समीकरण बन रहा है उसमें क्या करें, उसके जितने रस समीकरण गुणांक है उससे क्या करें, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो उसके आपका जो एक मोल का जो दर है वो निकल जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबका एक मोल का दर निकालेंगे, एक मोल का दर निकालेंगे। जैसे ए के लिए बात करेंगे हम लोग, ठीक है, ए के लिए अभिकारक ए की बात करिए, अभिकारक ए की औसत दर कितने के लिए, प्रति मोल निकाल लें हम लोग, ठीक ना। यहाँ जोड़ देता हूँ, प्रति मोल, कन्फ्यूजन ना हो आपको, प्रति मोल अभिकारक ए की औसत दर क्या हो जाएगी दोस्तों, सिंपल सा माइनस तो होगा, माइनस डेल्टा ए हो जाएगा, और अपान क्या हो जाएगा यहाँ पे N1 और डेल्टा T, ये किसके लिए हो गया, ए के लिए। ऐसे ही प्रति मोल अभिकारक बी की औसत दर क्या हो जाएगी, औसत दर क्या होगी। अब देखिए यहाँ पे माइनस तो होगा, डेल्टा यहाँ पे एक्टिव मास ऑफ बी हो जाएगा, अपान क्या होगा यहाँ पे N2, और यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा T हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अब ये दोनों क्या हो सकती है, आपस में बराबर हो सकती है, क्योंकि ये भी एक मोल के लिए हो गया, ये भी क्या हो गया, एक मोल के लिए, ये भी किसके के लिए, एक मोल हो गया, इसका भी क्या हो गया, एक मोल हो गया। मतलब दोनों का रस समीकरण मिति गुणांक क्या हो गया, एक एक हो गया, दोनों का रस समीकरण मिति गुणांक क्या हो गया, एक एक हो गया, इसलिए दोनों के आपस में बराबर हो सकते हैं। अब ऐसे ही प्रतिमोल जो है, प्रतिमोल उत्पाद के लिए निकाल लो, उत्पाद सी की औसत दर क्या हो जाएगी, सी तो आपका उत्पाद है तो प्लस में होगा, तो डेल्टा सी एक्टिव मास ऑफ सी अपन क्या होगा, यहाँ पे M1 गुणांक में है तो M1 क्या आएगा, नीचे M1 है ना, M1 डेल्टा टी। ऐसे प्रतिमोल उत्पाद D की औसत दर क्या हो जाएगी, D के लिए क्या हो जाएगा, अब तो समझ चुके हैं, प्लस में होगा ये,
तो डेल्टा एक्टिव मास ऑफ डी अपन क्या हो गया यहाँ पे m2 और n इंटू डेल्टा टी। ठीक है, अब अभिक्रिया का लिखना होगा तब क्या हो जाएगा। ठीक है, अब अभिक्रिया के लिए लिख लीजिए तो कह सकते हैं कि अतः अभिक्रिया के लिए औसत दर क्या हो जाएगा आर ए भी इक्वल टू। ठीक है, अब सभी उत्पादों का अलग अलग बराबर हो गया है तो आप माइनस डेल्टा एक्टिव मास ऑफ ए अपान n1 डेल्टा टी इक्वल टू माइनस डेल्टा एक्टिव मास ऑफ बी अपान n2 डेल्टा टी इक्वल टू, अब यहाँ पे प्लस में होगा क्योंकि अभिकारक दोनों आ चुके हैं, उत्पाद आ रहे हैं यहाँ पे, तो m1 डेल्टा सी अपान डेल्टा टी इक्वल टू क्या हो जाएगा m2 डेल्टा डी अपन क्या होगा डेल्टा टी। ये निकल के आ गया किसका लिए, पूरी अभिक्रिया के लिए औसत दर का समीकरण। अब इसकी हेल्प से हम लोग क्या है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का बिल्कुल क्या है आसानी से उसका औसत वेग का समीकरण क्या हम लोग बना सकते हैं दोस्तों। तो आइए एक और एग्जाम्पल से इसको समझते हैं पहले। ठीक है, ये तो पूरा एक्सप्लेनेशन था इसका कैसे बनाना हम लोग को है। ठीक है, अब एक अभिक्रिया लेते हैं, उस अभिक्रिया से बनाते हैं हम लोग। ठीक है, अभी एक रिएक्शन लिखा था अमोनिया जो बन रही थी हम लोग की, सिंपल रिएक्शन है, उसी को हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, उसी के बेस पे आप किसी भी आपका अभिक्रिया दिया रहेगा तो उसका औसत वेग औसत दर क्या है आसानी से निकाल सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं दोस्तों। तो क्या था आपका रिएक्शन अमोनिया के लिए N2 प्लस 3H2, क्या था N2 प्लस 3H2 था ना, नहीं N2 प्लस 3H2 एरो मार्क 2NH3, ये बना आपका अमोनिया। तो इसमें क्या हो गया देखो दोस्तों, रस समीकरण मिति क्या है बराबर नहीं है, रस समीकरण मिति गुणांक स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है समान नहीं है, इसमें समान नहीं है। तो क्या करेंगे, अतः क्या करेंगे प्रतिमोल निकालेंगे, प्रतिमोल दर निकालेंगे, प्रतिमोल दर ज्ञात करेंगे पहले। ठीक है, तो आपका N2 के लिए है ना, N2 के लिए क्या हो जाएगा, सबसे पहले किसके निकालें, किसी एक अभिकारक निकालिए। तो आपका यहाँ पे देखेंगे हम लोग, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि N2 आपका यहाँ पे क्या है, इसका N2 का कितना मोल है, N2 का 1 मोल है, N2 का 1 मोल है, N2 का 1 मोल है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है N2 का 1 मोल, और यहाँ पे H2 की बात करोगे तो H2 का कितना मोल है 3 मोल है। ठीक है, और आपका NH3 का 2 मोल यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं हम लोग को। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इस रिएक्शन का अर्थ क्या है, उस अर्थ को भी थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, ये रिएक्शन क्या बोल रहा है कि जितने समय में N2 का 1 मोल NH3 में बदलता है उतने ही समय में क्या है H2 का 3 मोल बदलते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, जितने समय में N2 का 1 मोल परिवर्तित होता है, ऐसे लिखते हैं साफ साफ, तो जितने समय में N2 का 1 मोल परिवर्तित होता है उतने ही समय में, ध्यान दीजिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये, उतने ही समय में आपका H2 का कितना मोल 3 मोल। ठीक है, 3 मोल, N2 का 1 मोल परिवर्तित होता है ना, 1 मोल, इसे कितना मोल 3 मोल परिवर्तित होता है, 3 मोल परिवर्तित होता है। ठीक है, उतने इसका 3 मोल हो गया। ध्यान दीजिएगा 1 मोल जितना समय में है उतना समय में इसका 3 मोल हो रहा है। तो जैसे ऐसे कहें हम लोग कि अगर 1 सेकेंड में इसका 1 मोल बदल रहा है तो इसका 1 सेकेंड में क्या है 3 मोल बदल रहे हैं, इसका मतलब इसका विलुप्त होने की दर क्या है अधिक है। यानी कि इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन परिवर्तन की दर क्या है, हाइड्रोजन के सांद्रण परिवर्तन की दर क्या है अधिक है। इसमें हाइड्रोजन के सांद्रण परिवर्तन की दर क्या है अधिक है, और आपका नाइट्रोजन के सांद्रण परिवर्तन की दर कम है। ठीक है ना, इसमें हाइड्रोजन का वेग क्या है अधिक है और नाइट्रोजन का क्या है कम है। तो अब इसका अगर हम अभिक्रिया का वेग लिखने जाएंगे तो क्या सही आंसर आएगा,
बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि इसका दर अलग है, इसकी दर क्या है, अलग है। और इसकी देखें तो क्या है, इसका भी क्या है, अलग ही है। ठीक है, 1 सेकेंड में इसका 1 मोल, 1 सेकेंड में इसका 3 मोल और 1 सेकेंड में इसका 2 ही मोल बन रहा है। ठीक है, तो सबके क्या है, अलग अलग मोल क्या है, बन रहे हैं। इसलिए क्या ये आपका सीधे सीधे हम रिएक्शन में नहीं लिख पाएंगे। तो सबसे पहले क्या निकालने, प्रतिमोल दर निकालने हम लोग। ठीक है, तो प्रतिमोल दर ज्ञात करेंगे जब हम लोग, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले हाइड्रोजन नाइट्रोजन के लिए निकाल लीजिए। सबसे पहले नाइट्रोजन के लिए निकाला जाए तो नाइट्रोजन के क्या हो जाएगा। ठीक है, नाइट्रोजन का तो सेम रहेगा, क्योंकि नाइट्रोजन का 1 ही मोल है। ठीक है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन की दर कर लीजिए। ठीक है, प्रतिमोल दर किसका, नाइट्रोजन का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, नाइट्रोजन की प्रतिमोल दर, प्रतिमोल औसत दर क्या हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, माइनस डेल्टा N2। ठीक है, अपन क्या होगा, डेल्टा टी, क्या हो जाएगा, डेल्टा टी। ये क्या हो गया नाइट्रोजन के लिए। लेकिन जब हाइड्रोजन के लिए बात करोगे, किसके लिए, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का प्रतिमोल औसत दर कितना हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितना मोल है, 3 मोल है, तो माइनस डेल्टा H2 तो होगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/3 क्या होगा, 3 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे डेल्टा टी। ठीक है, किसके लिए हो गया, ये हाइड्रोजन के लिए हो गया। ध्यान दीजिएगा इस पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये है। ठीक है, एक माइनस लगाइएगा। अभी तो उत्पाद के लिए देखिए, तो आपका NH3 के लिए देखें, NH3 के लिए प्रतिमोल औसत दर क्या हो जाएगा। ठीक है, बस आपका प्लस में होगा, यहाँ पे NH3 हो गया, एक्टिव मास ऑफ NH3, आप बटे क्या हो गया यहाँ पे, डेल्टा टी हो गया। अब कितने मोल हैं इसके, 2 मोल हैं। 1 मोल करने के लिए 2 से भाग देना पड़ेगा हम लोग को, तो ये क्या हो गया, 2 से भाग। ठीक है, तो ये निकल गया आपका अभिकारक और उत्पाद की औसत दर निकल गई। अब अभिक्रिया की दर लिखा जाए, तो अभिक्रिया की दर क्या हो जाएगी, अभिक्रिया की औसत दर, अभिक्रिया की औसत दर क्या हो जाएगी। अभिक्रिया का औसत दर लिखना है तो सिंपल अब लिख सकते हैं आप, RAV इक्वल टू क्या हो जाएगा। ठीक है, आपका N2 के लिए माइनस डेल्टा N2, ठीक है, अपान क्या, डेल्टा T इक्वल टू, इसके लिए लिखो तो माइनस डेल्टा H2 है ना, एक्टिव मास ऑफ H2 अपन 3 इंटू डेल्टा T हो जाएगा। और यहाँ पे इक्वल लगा लो उत्पाद के लिए, तो क्या हो जाएगा, प्लस में आएगा इसका वैल्यू, तो डेल्टा NH3 अपन क्या हो जाएगा 2, क्योंकि इसके 2 मोल थे, 2 से डिवाइड कर जाए इंटू डेल्टा T। तो ये निकल गया आपका अभिक्रिया का औसत दर समीकरण, औसत दर समीकरण। तो इस प्रकार से हम लोग का 2 प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया हम लोग हो सकती है हम लोग की। ठीक है, और उन दोनों प्रकारों का हम लोगों ने औसत दर निकाल लिया दोस्तों। ठीक है, जो रासायनिक अभिक्रिया का जो औसत दर होता है, ठीक है, आपका जो अभिकारक और उत्पाद है उनके रस समीकरणित गुणांक पर निर्भर करता है। ठीक है, किसी भी अभिक्रिया का जो औसत दर होती है वह उसके अभिकारकों और उत्पादों के रस समीकरण मिति गुणांकों पर क्या करती है, निर्भर करती है। इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, 2 प्रकार के रिएक्शन देखा यहाँ पे, जिसमें रस समीकरण मिति गुणांक क्या थे, समान थे अभिकारकों और उत्पादों के। और दूसरा जो टाइप था इसमें क्या था, आपका अभिकारक उत्पादों के रस समीकरण मिति गुणांक क्या है, असमान थे। दोनों के लिए निकाला गया। ठीक है, साथ ही कि हम लोग ग्राफ में भी देखें हम लोग उसको। ठीक है, आइए अब चलते हैं नेक्स्ट इसके टॉपिक पे, तात्क्षणिक दर, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन पे चलते हैं हम लोग। ठीक है, वो क्या चीज़ है उसको समझते हैं। ठीक है, ये तो आपका था औसत दर। ठीक है, औसत दर कैसे लिखेंगे उसके लिए, तो दोस्तों आपका तात्क्षणिक दर में कुछ नहीं, यहाँ पे औसत दर देखा गया। औसत दर का मतलब सिंपल हो गया कि आपका जब कोई टाइम रेंज हो, किसी टाइम रेंज में है ना, किसी अलग अलग समय पे, जानते हो औसत निकालना है तो समान राशियों को जोड़ के भाग देते हैं तो क्या निकलता है, औसत निकलता है। यहाँ पे हम लोग का यहाँ पे क्या है, जब इंस्टेंट निकालना होगा तो किसी एक निश्चित समय पे निकालना होगा। ठीक है, इसको देखिए ध्यान से, जब औसत दर की बात किया था तो इसमें बात हुई थी समय अंतराल में, समय अंतराल है ना, समय अंतराल में निकाला गया था। और जब तात्क्षणिक होगा तो इस पर क्या होगा, किसी समय पर होगा, समय पर, निश्चित समय पर, निश्चित समय पर। जैसे इसको ग्राफ से समझे, डिफिनेशन बहुत बड़ी बात नहीं है, इसको समझ में आ जाएगा तो डिफिनेशन आप खुद बना सकते हो इसका। देखिए यहाँ पे ये कोई आपका यहाँ पे अभिकारक था कोई, जब t बराबर क्या था, 0 था, तो यहाँ पे आपका रिएक्टेंट कोई था, एक्टिव मास ऑफ R के रूप में था। ठीक है, उसके में कोई चेंजिंग नहीं हुई थी।
ठीक है, समय बीतता गया, अभिकारक की सांद्रता क्या हुई, घटती चली गई। ठीक है, तो अब यहाँ पे किसी एक पॉइंट पे, इस पॉइंट पे अगर हमको देखना है, ठीक है, एक पॉइंट पे हमको देखना है, तो इस पॉइंट पे उसका जो वेग होगा, ठीक है, इस बिंदु पे, तो इस बिंदु का मतलब क्या हो गया कि ये टाइम कोई अगर क्या है आपका टी है, टाइम क्या है टी समय पे, तो ये टी समय पर इसका वेग, यहाँ पे क्या कहेंगे, टी समय पर सांद्रण जो परिवर्तन हुआ, सांद्रण परिवर्तन की दर, टी समय पर सांद्रण परिवर्तन की दर, तो उसका टी समय पर जो सांद्रण रहा होगा, ठीक है, वही दर जो होगा क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, उसका ताक्षणिक वेग, किसी निश्चित समय पर जो उसका वेग होगा, किसी निश्चित समय पर जो उसका वेग होगा, उसी को हम लोग बोलेंगे क्या चीज, ताक्षणिक वेग बोलेंगे दोस्तों। ठीक है, तो इस बिंदु पे जब निकालना होगा हम लोग को, तो इस बिंदु पे क्या करेंगे, स्पर्श रेखा है ना, जिस बिंदु पर ताक्षणिक वेग या दर ज्ञात करना होता है, ठीक है, उस पर खींचते हैं स्पर्श रेखा। क्या खींचते हैं, उस बिंदु पर खींचते हैं स्पर्श रेखा, उस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचते हैं, स्पर्श रेखा खींचते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पे एक स्पर्श रेखा खींचा जाएगा तो ये स्पर्श रेखा ऐसे जाएगी। ठीक है, पूरा मिला दीजिए इसको। तो ये जो आपका सांद्रता अक्ष और जो समय अक्ष है उस पर कटे हुए अंतःखंड जो होते हैं खींचते हैं, और सांद्रता अक्ष एवं समय अक्ष पर कटे खंडों का अनुपात क्या होता है, अभिक्रिया का उस बिंदु पर ताक्षणिक इंस्टेंट रेट होता है, ताक्षणिक दर होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये सिंपल सी बात है। अगर मान लो कि यहाँ पे क्या है, ये O है और यहाँ पे जगह कटा A हो गया, ये क्या हो गया B हो गया, तो सिंपल सा सांद्रता अक्ष पर खंड कितना है, OA है। समय अक्ष पे क्या है, समय अक्ष पर कटा खंड कितना है, OB है। तो आपका अतः ये बिंदु P मान लेते हैं, अतः बिंदु P पर, इस बिंदु P पर अभिक्रिया का ताक्षणिक दर है ना, R इंस्टेंट, R आई से दिखाते हैं इसको, इंस्टेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका OA अपान OB। यानी कि यहाँ पे अगर उसकी सांद्रता क्या है, यहाँ पे जिसकी सांद्रता होगी R1 है, R2 कुछ भी यहाँ पे सांद्रता होगी, यहाँ पे आपका जो समय होगा यहाँ से यहाँ तक का जो समय मान लो कितना है, यहाँ से समय कितना है T है, तो है ना, तो आपका R1 अपान T हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका दिखा सकते हैं हम लोग आसानी से। तो अगर इसको परिभाषित करना है तो हम सिंपल से कर सकते हैं, किसी निश्चित समय पर किसी अभिक्रिया में अभिकारक के सांद्रण परिवर्तन की जो दर होती है उसको बोलते हैं अभिक्रिया का ताक्षणिक वेग। तो ये ध्यान देना, किसी निश्चित समय पर है, समझा दिया मैंने यहाँ पे। इसमें औसत दर देखोगे तो समय अंतराल की बात करोगे, इंस्टेंट देखोगे तो क्या करोगे, किसी समय पर, किसी निश्चित समय पर की बात हो रही है, किस समय पे देखा जा रहा है दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर उसको ग्राफी रिप्रेजेंट निकाला जाएगा जब, तो क्या करेंगे, जिस बिंदु पे निकालना होगा और क्या करेंगे, स्पर्श रेखा खींचेंगे। अगर हमको इस बिंदु पे निकालना होता तो हम यहाँ पे स्पर्श रेखा खींचते, तो हम लोग का अंतःखंड क्या है, यहाँ से यहाँ तक मिलता है, यहाँ से ये वाला अंतःखंड मिलता है और ये क्या है, अंतःखंड होता। तो देखो नीचे आने पे क्या है, सांद्रण परिवर्तन कम हो रहा है और समय क्या है, अधिक लग रहा है। तो जैसे जैसे नीचे आएंगे दर क्या है, कम होती चली जाएगी, और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो सांद्रण परिवर्तन क्या है, कम, और समय भी क्या है, कम है। तो वहाँ पे क्या है, एक दर की जो वैल्यू है क्या है, अधिक होगी। ठीक है, तो ये भी चीज़ आप इसमें से निष्कर्ष निकाल सकते हो दोस्तों। तो ये हो गया आपका क्या, ताक्षणिक वेग के लिए। ठीक है, इसको दिखाने के लिए हम लोग का जो है, जैसे उसमें डेल्टा दिखाते थे,
आर ए भी इक्वल टू क्या था, डेल्टा, है ना, डेल्टा R1 चाहे डेल्टा R अपान डेल्टा टी की बात कर रहे थे। जब R इंस्टेंट की बात करोगे, ताक्षणिक वेग की बात करोगे, तो जहाँ पे डेल्टा था वहीं पे क्या करोगे, डी यूज कर दोगे, तो डी आर बाई डी टी। जैसे उसमें माइनस था उससे क्या है, इसमें भी माइनस होगा, ठीक है, क्योंकि सांद्रण क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो इसमें भी माइनस का चिन्ह लगाएंगे हम लोग, क्या लगाएंगे, माइनस का चिन्ह इसमें भी लगेगा। सब कुछ सेम रहेगा, ठीक है ना, सब कुछ सेम रहेगा। जैसे रस समीकरण गुणांक पर भी निर्भर करेगा, ताक्षणिक वेग भी क्या है, रस समीकरण गुणांक पर निर्भर करता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो, अगर किसी रिएक्शन से समझे हम लोग इसको, ताक्षणिक वेग और जो आपका औसत वेग है उनको कैसे लिखा जाएगा, तो उनमें केवल डेल्टा का डिफरेंस है, बाकी सभी चीज़ें क्या होंगी, सेम होंगी, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। बस जहाँ पे डेल्टा लिखा था वहीं पे क्या हो गया, डी यूज कर देंगे हम लोग, क्योंकि या ताक्षणिक वेग क्या है, बहुत कम समय के लिए देखा जाएगा, किसी बहुत समय कम समय अंतराल में, और जो समय आपका जो औसत दर है वो एक बड़े रेंज में देखा जा रहा है। तो जैसे मान लो उसी रिएक्शन को बात करें हम लोग, N2 + 3H2 एरो मार्क 2NH3, तो इसके लिए अगर औसत दर निकालना होगा, औसत दर लिखना होगा इसके लिए, तो आर ए भी इक्वल टू क्या होगा, अभी समझाया आप लोग को कि माइनस डेल्टा N2 अपान, है ना, डेल्टा टी इक्वल टू माइनस डेल्टा H2 अपान 3 डेल्टा टी हो गया, इक्वल टू प्लस इसके लिए हो जाएगा, तो डेल्टा NH3 एक्टिव मास ऑफ NH3 अपान 2 इंटू डेल्टा टी हो गया, किसके लिए, औसत दर के लिए। अब यही क्या है, ताक्षणिक वेग के लिए लिखेंगे, जब इसको ताक्षणिक वेग लिखना होगा, आर आई लिखना होगा, ठीक है। तो सिंपल सा आपका कुछ नहीं करना हम लोग को, बस जहाँ पे डेल्टा है वहीं पे डी कर दीजिए, डी एन टू हो गया, डी एन टू अपान, ठीक है, डी एन टू अपान डेल्टा डी टी हो गया, इक्वल टू माइनस डी एच टू अपान 3 डी टी हो गया, है ना। और यहाँ पे करेंगे तो क्या होगा, डी एन एच थ्री अपन क्या हो गया, 2 इंटू डी टी हो गया। तो जहाँ पे डेल्टा यूज किया था, डेल्टा को क्या किया हम लोगों ने डी में चेंज कर दिया, डेल्टा को डी में बदल दिया, बस हो जाएगा आपका। तो किसी भी रिएक्शन के लिए सब कुछ रूल वही रहेगा जो औसत वेग के लिए है, ठीक है। बस दोनों में डिफरेंस क्या है कि आपका जो औसत वेग है एक समांतराल में देखा जा रहा है, और जो आपका ताक्षणिक वेग है एक निश्चित समय पे देखा जा रहा है दोस्तों। तो यही बस डिफरेंस दोनों में है, और कोई डिफरेंस इसमें नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो बिल्कुल आप इसको आसानी से समझ सकते हैं, समझ गए होंगे, ठीक है। आइए लास्ट टॉपिक इसका देखते हैं आज का, ठीक है। आज का जो हम लोग का लास्ट टॉपिक क्या है, प्रारंभिक वेग है। प्रारंभिक वेग क्या है, जो इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन है। तो प्रारंभिक मतलब कि जब अभिक्रिया क्या हुई होगी, प्रारंभ हुई होगी। प्रारंभिक वेग का मतलब क्या होगी, अभिक्रिया क्या हुई होगी, प्रारंभ हुई होगी। ग्राफ से समझिए, समझ में आएगा। ये आपका ऐसे है, ये कोई ग्राफ बन रहा है, ठीक है। ये आपका इस पर टी दिखा रहे हो, इस पर क्या आपका रिएक्टेंट की सांद्रता है, इस पर सांद्रता को दिखा रहे हो, ठीक है, आर को दिखा रहे हो। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये जो टाइम है यहाँ पे ठीक है, ओ ए बी, यहाँ पे ये जो जगह है यहाँ पे क्या है, टी इक्वल टू 0। तो टी बराबर 0 पे जो सांद्रता होती है, ठीक है, सांद्रता अक्ष पर जो स्पर्श रेखा खींचते हम लोग हैं, उसी को बोलते हैं हम लोग क्या चीज़, आपका अभिक्रिया का प्रारंभिक वेग, ठीक है। टी बराबर 0 पर, इसका सिंपल बात समझना, टी बराबर 0 पर, समय जब 0 हो तो आपका जो अभिक्रिया का वेग होता है, टी बराबर 0 पर अभिक्रिया का वेग क्या होता है, अभिक्रिया का वेग प्रारंभिक वेग कहलाता है, प्रारंभिक वेग कहलाता है। टी बराबर 0 पर अभिक्रिया का वेग क्या है, प्रारंभिक वेग कहलाता है दोस्तों, ठीक है। यानी कि आपका टी बराबर 0 पे क्या होगा, आपका टी बराबर 0 पे यहाँ पे जो उसकी सांद्रता होगी वही ना होगी, कोई परिवर्तन नहीं हुआ होगा। तो टी बराबर 0 पे क्या होता है, प्रारंभिक सांद्रता स्थिर होती है, मतलब चेंज नहीं होता उसमें। तो कह सकते हैं कि आपका जो प्रारंभिक वेग है, प्रारंभिक वेग जो है, चाहे प्रारंभिक दर जो है, वह प्रारंभिक सांद्रता के बराबर होती है। प्रारंभिक वेग प्रारंभिक सांद्रता के बराबर होता है। प्रारंभिक वेग बराबर प्रारंभिक सांद्रता, ठीक है। जब t बराबर 0 होगा तो उसके वेग में कोई परिवर्तन, उसके दर में कोई, उसके सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं हुआ होगा। सांद्रता में परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन समय हम लोग देख रहे हैं उसमें, तो समय के रिस्पेक्ट में जब जैसे देखेंगे सांद्रता को हम लोग, टाइम के रिस्पेक्ट में जब कंसंट्रेशन देखेंगे तो क्या हो जाएगा, रेट हो जाएगा, दर हो जाएगा। लेकिन जब में टाइम 0, जब टाइम जो देखा वो क्या है, 0 देखा हम लोगों ने, तो सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, यानी जो उसका वेग होगा उसकी प्रारंभिक सांद्रता के बराबर होगा दोस्तों, ठीक है। तो ये था आपका
बिल्कुल औसत वेग, ताक्षणिक वेग और प्रारंभिक वेग, और उनका ग्राफ भी देखा आप लोगों ने सबका, ठीक है। अभी इसके आगे हम लोग फिर पढ़ेंगे हम लोग जो आपका दर समीकरण है, अभिक्रिया दर का नियम। अभिक्रिया दर का नियम क्या है, ठीक है, उसमें आपका अभिक्रिया का वेग स्थिरांक क्या है, वेग स्थिरांक के मात्रक क्या है, ठीक है, और उसका ताप पर किस प्रकार से निर्भरता है, किस प्रकार से वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, इन सब चीज़ों की हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको अगले पार्ट का इंतजार करना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।